हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आई अपोलोजाइज फॉर द डिले इन दिस लेक्चर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। आज PT 365 सीरीज़ में एनवायरनमेंट की ये 5th क्लास है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेटलैंड्स। पहला टॉपिक है वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं? वैसे तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि कोई भी वाटर बॉडी को हम वेटलैंड कह सकते हैं, अनलेस इट इज़ सी और ओशन। ठीक है, किसी भी वाटर बॉडी को हम वेटलैंड्स कह सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रामसार कन्वेंशन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वेटलैंड की। रामसार कन्वेंशन आप सभी ने एनवायरमेंटल स्टैटिक में पढ़ा होगा कि दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन और एन कन्वेंशन डेडिकेटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वेटलैंड्स। तो रामसार कन्वेंशन के हिसाब से डेफिनेशन क्या है कि एन एरिया ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड, वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पोरेरी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्टी, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर, द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड्स डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। ठीक है, ऐसे एरिया या तो मार्स हो, फैन हो, पीट हो या फिर कोई मरीन एरिया भी हो जहाँ पर लो टाइड में पानी की जो डेप्थ है, जो पानी का लेवल है 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए टाइड्स जो होते हैं, एक लो होता है, एक हाई होता है। ठीक है, हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो सी से कोस्ट की तरफ आता है, फ्रॉम सी टुवर्ड्स कोस्ट। ठीक है, तो वाटर लेवल एट द कोस्ट इंक्रीजेस। लो टाइड्स में क्या होता है कि कोस्ट से सी की तरफ पानी जाता है। ठीक है, तो लो टाइड में क्या है कि वाटर लेवल घट जाता है। अब अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन कोई भी बॉडी वेटलैंड तब कही जा सकती है जब उसमें वाटर का जो लेवल है दैट डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स एट लो टाइड्स। अब देखिए क्या टाइड्स का जो इफ़ेक्ट होता है क्या सिर्फ सी पे ही होता है या मून की ग्रेविटी का इफेक्ट बाकी वाटर बॉडीज़ पे होता है? अगर यूपीएससी में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पोज्ड बाय द मून अफेक्ट्स ओनली सी वाटर, नो इट अफेक्ट्स एवरी बॉडी ऑफ द वाटर, एनी बॉडी ऑफ द वाटर। ओके, सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वेटलैंड सपोर्ट फिशरीज एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, दे फिल्टर वाटर एंड स्टोर कार्बन। अब देखिए यूपीएससी काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है। एक तो यही हो गया कि वेटलैंड की डेफिनेशन से रिलेटेड हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ दे, या फिर ये हो सकता है कि वाई आर द वेटलैंड्स इम्पोर्टेंट, वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार 2020 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है। तो हम ये समझ लेते हैं कि एक तो देखिए वेटलैंड्स में रिच बायोडाइवर्सिटी होती है ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश, श्रिम्प्स, और वाटर को फ़िल्टर करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं। वाटर को कैसे फ़िल्टर करते हैं? अब कोई वेटलैंड है मान लीजिए और सराउंडिंग एरिया में अगर फ्लड आया है या सराउंडिंग एरिया में एक्सेस वाटर है तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अब थोड़े समय तक स्टोर रहेगा। अब क्योंकि ये एक स्टिल वाटर होगा तो इसमें जो भी सेडिमेंट्स हैं वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो वाटर एक तरीके से प्योरीफाई हो गया, यहाँ पे फिल्टर आउट हो गया। कार्बन को कैसे स्टोर करते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और जो वाटर प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू वाटर में जो CO2 अवेलेबल होता है, जो वाटर में CO2 डिजॉल्व होता है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं O2 में। तो वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो एक तरीके से इन्होंने कार्बन को सीक्वेस्ट कर दिया, कार्बन को स्टोर कर लिया किस फॉर्म में कि फाइटोप्लैंक्टन अपने ऑर्गेनिक मास, जो बायोमास है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मास है, जो बायोमास है, उसके फॉर्म में इस कार्बन को ये स्टोर कर रहे हैं। ओके, दे कंट्रोल फ्लड्स। हाउ? सपोज कि आपने हर साल लगभग सुनते होंगे कि बिहार, आसाम, दीज आर द स्टेट्स दैट गेट अफेक्टेड एवरी ईयर बाई हैवी फ्लड्स। ओके, अब मान लीजिए कोई ये नदी है, अब इसमें वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके आसपास बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे तालाब हैं जिनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो
इस नदी से जैसे ही पानी ओवरफ्लो होगा, जैसे ही वाटर लेवल इस नदी में एक सेफ लिमिट से ज़्यादा होगा, तो ये वाटर क्या होगा, यहाँ फ्लड आने के बजाय इन रिजर्वायर्स में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये फ्लड्स को भी कंट्रोल करते हैं। एंड अब क्योंकि ये फ्लड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फ्लड की वजह से जो सॉइल एरोजन होता है उसको भी ये रोकते हैं। ठीक है। दे सस्टेन लाइवलीहुड बाई प्रोवाइडिंग एम्पल अमाउंट ऑफ फिशेज एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज। दे प्रमोट टूरिज्म, कल्चर, इंडस्ट्री लाइक। ठीक है। अब वेटलैंड में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अभी हमने यहाँ देखा मार्स, फैन, पीट। ठीक है। तो कुछ वेटलैंड्स हैं, सर्टेन टाइप ऑफ वेटलैंड्स, उनको हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। तो मार्स, स्वैम्प एंड बॉग, ये 3 टाइप के हैं। इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मार्स को हिंदी में कह देते हैं दलदल। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि मार्स में जो वेजिटेशन होती है दैट इज़ ओनली ग्रासेस, रीड्स एंड सेजेस। आप मान के अब बस ये याद रखो कि घास होती है मार्स में, बहुत बड़े बड़े जो वेजिटेशन नहीं होता है, बस इस टाइप का छोटा छोटा घास होता है बस। ठीक है। स्वैम्प में क्या होता है, स्वैम्प में ट्री एंड श्रब्स होते हैं। श्रब्स जो होते हैं छोटे प्लांट्स होते हैं, लाइक तुलसी का पौधा, इस तरीके के। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, पानी में आपने देखा होगा कई जगह कि कभी कभी गांव देहात के जंगल में पानी वानी जब बारिश में इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे इस तरीके का ग्रीन कवर चढ़ जाता है पानी के ऊपर। ये क्या होते हैं कि ये एल्गी होता है बेसिकली। अब यहाँ पे ये ट्री हैं, ट्री के साथ में कुछ श्रब्स भी हैं, तो इस तरीके की जो वेटलैंड होता है उसको हम कहते हैं स्वैम्प। बॉग में क्या होता है कि बॉग में घास और ट्रीज़ नहीं होते हैं, लेकिन मॉसेस होते हैं। मॉसेस, स्पेसिफिकली स्पैग्नम, ये टाइप का मॉस है। तो इस तरीके का देखिए काई टाइप का ये जमने लगता है, ये काई जैसा कुछ होता है। ये एग्जैक्टली काई नहीं होता, लेकिन ये मॉसेस होते हैं। सॉइल टाइप क्या होगा, मार्स इसका होता है मिनरल रिच, दोनों ही मिनरल रिच होंगे ओबियसली। बॉग का एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि ये इनकी सॉइल एसिडिक होती है। अब क्योंकि ये एसिडिक है तो ये न्यूट्रिएंट पुअर होती है, तो यहाँ पर प्लांट्स ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन मॉसेस यहाँ पर अच्छे से थ्राइव करते हैं। वाटर मूवमेंट स्लो मूविंग और स्टैग्नेंट, स्लो मूविंग स्टैग्नेंट। बॉक्स में क्या है कि बहुत ही कम या ना के बराबर पानी मूवमेंट होता है। पानी एक बार यहाँ आ गया, इकट्ठा हो जाएगा, उसमें फिर जो मॉसेज हैं वो ग्रो करने लगते हैं, जो काई है वो ग्रो करने लगती है। पीएच, अब क्योंकि स्वैम्प मार्स जो है न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक, मार्स है न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक, स्वैम्प है न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन, बॉग है हाईली एसिडिक। ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप एक तरीके से ये लाइन क्रिएट कर सकते हैं कि एल्कलाइन, न्यूट्रल एंड एसिडिक। ठीक है। अब एसिडिक तो हो गई बॉग, न्यूट्रल हो गई स्वैम्प, और मार्स हो गया, सॉरी, न्यूट्रल टू एसिडिक है मार्स, MARSH, और स्वैम्प है स्लाइटली न्यूट्रल टू एल्कलाइन, स्वैम्प ये है स्लाइटली न्यूट्रल टू एल्कलाइन। तो इस तरीके से आप एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं कि SMB, ठीक है, एल्कलाइन टू एसिडिक, इससे आपको याद रखने में ईजी होगा। वाइल्ड लाइफ तो सिंपल है, बर्ड्स, एम्फीबियंस, इस टाइप के ही होते हैं, तो ये आप 1-2 बार देख लोगे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए वेटलैंड्स और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली इसीलिए लिखा है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेटलैंड एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द डिफरेंस। वेटलैंड्स आर ट्रांजिशन जोन्स और इकोटोन्स बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। अभी इकोटोन्स क्या होते हैं, आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि 2 इकोसिस्टम्स के बीच का जो जोन होता है, जो ट्रांजिशन जोन होता है, उसको हम कहते हैं इकोटोन। अब जैसे लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से जब मरीन इकोसिस्टम में जाते हैं तो बीच में क्या पड़ता है, एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है कि जब रिवर जो है सी से जाके मिलती है, तो जो रिवर माउथ है वहाँ पर एक एस्चुरी फॉर्म होती है, तो ये एस्चुरी जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ वेटलैंड। ठीक है। तो वेटलैंड क्या है, एक टाइप का एक ट्रांजिशन जोन है, एक इकोटोन है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज
रामसर कन्वेंशन, अब देखिए क्योंकि रामसर कन्वेंशन इससे एसोसिएटेड है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज. It was signed in Ramsar, which is in Iran, in 1971. World Wetland Day is observed annually on February 2. It is declared by this Ramsar Treaty, Ramsar Convention. 172 कंट्रीज इसके मेंबर हैं. क्या प्रमोट करता है? वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. अब रामसर कन्वेंशन जो एक लिस्ट जारी करता है ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. अब इस लिस्ट में आने का क्या क्राइटेरिया होता है, जो कौन सा वेटलैंड इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, इसका क्या क्राइटेरिया होता है? इसके टोटल 9 क्राइटेरियाज हैं. आपको वो मोटे मोटे घुमा फिरा के क्राइटेरिया हैं कि इतनी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसमें इतना पानी होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को ये करेगा वो करेगा, तो वो कॉमन है. लेकिन एक क्राइटेरिया है जो स्पेसिफिकली आपको याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ it must regularly support 20,000 plus water birds or 1% of a species population. ठीक है, तो it is very important, इसको आप याद करके रखिएगा. When a country accedes to रामसर कन्वेंशन, जब कोई कंट्री रामसर कन्वेंशन का मेंबर बन जाता है तो it must designate at least one wetland as a wetland of international importance और रामसर साइट. इंडिया में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है. अब देखिए रामसर साइट्स का डिक्लेयर करने का बेनिफिट क्या होता है? सिंपल है, कोई चीज़ आप जब बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से इंटरनेशनली बता दोगे कि हमारे यहाँ ये रामसर साइट है, ये रामसर साइट है, तो आपको उसके कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. ऑलराइट, अब रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड एक चीज़ है मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड. मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड क्या होता है? ये एक रामसर वेटलैंड्स का रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर है उन वेटलैंड्स का जो सीरियस इकोलॉजिकल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक पॉल्यूशन और डेवलपमेंट. इंडिया में कौन से मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड हैं? एक है लोकटक लेक इन मणिपुर और केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान. ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है. रिसेंटली कुछ नई साइट्स रामसर साइट्स में इंक्लूड की गई हैं. वो कौन सी हैं? ये नाम दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा कौन से स्टेट में हैं और उनके फीचर्स क्या हैं. देखिए फीचर्स कई बार यूपीएससी इस तरीके से पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिलेटेड टू दिस नंजरायन बर्ड सेंचुरी. ठीक है, तो इसमें वो दे देगा कि इट इज़ नेम्ड आफ्टर किंग नंजरायन, इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, इट इज़ सराउंडेड बाई दिस रिवर. इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है. तो आपको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैसे तो डिटेल में हैं लेकिन अवेलेबल हैं जो भी सोर्सेज हैं, लेकिन मैंने यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको याद रखने से आपको काम हो जाएगा वही इंक्लूड किए हैं. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखिएगा. सो देयर आर टोटल 85 रामसर साइट्स इन इंडिया. Wetlands are regulated under Wetlands Conservation and Management Rules 2017. The process to identify the wetlands has been delegated to the states. State government identify करती है कि कौन सा वाटर बॉडी एज ए वेटलैंड क्लासीफाई की जाएगी. तो ये कुछ वेटलैंड्स हैं जो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, जैसे कांवर लेक है और काबरताल लेक है. ये फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है. It draws water from confluence of Gandak, Bia and Kare river. It is Bihar's first Ramsar site. It is important stopover along Central Asian Flyway. अब देखिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या होता है कि साइबेरिया से, ठीक है, साइबेरिया कहाँ है? रसिया में. रसिया का जो ऊपर वाला पार्ट है वो साइबेरिया है. साइबेरिया से जब बहुत ज़्यादा ठंड साइबेरिया में होती है तो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं? साउथ की ओर माइग्रेट करती हैं. ठीक है, तो ये जो एशियन रीजन होता है ना, इसके ऊपर से उड़ती हुई आती हैं, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. ठीक, इसी तरीके से ये पेंगोंग सो, पुलिकट लेक, सुंदरबन मैंग्रोव, तो इसको आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा इसको. सुंदरबन मैंग्रोव का तो आपको पता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द स्पीसीज हेरिटेरा फोमेस नोन एज सुंदरी इन बंगाली. It is located on world's largest delta of the Ganges, Brahmaputra and Meghna river.
ठीक है। सुंदरबन के बारे में तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी है। अब इनसे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कुछ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मैं रामसर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी बता रहा था, एक पूछा गया है, तो 2019 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है। अब बेसिकली प्राइमा फेसी देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, क्योंकि रामसर कन्वेंशन के जो प्रोविजंस हैं वो नॉर्मली कोई नहीं पढ़ के जाता है, ठीक है, उतना डिटेल में कोई स्टडी भी नहीं करता है। लेकिन इस क्वेश्चन को लॉजिक के बेसिस पर सॉल्व किया जा सकता है। अब रामसर कन्वेंशन में जितनी इंडिया की वेटलैंड्स हैं, टोटल वेटलैंड्स हैं, वो सारी तो रामसर कन्वेंशन में नहीं है, नॉट ऑल, ठीक है, नॉट ऑल वेटलैंड्स आर रामसर साइट्स, ठीक। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, क्योंकि सारी साइट्स तो रामसर साइट्स नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट के बेसिस पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, ऑप्शन ए इज़ एलिमिनेटेड, ऑप्शन डी इज़ एलिमिनेटेड। अब ऑप्शन बी और सी में हमें ये पता चल गया कि थर्ड स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली करेक्ट। तो अब हम एग्जामिन करेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। अब देखिए, या तो आपको सेकंड स्टेटमेंट का कंक्लूसिव आप आंसर पता कर लेंगे तो आप आंसर तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ 50-50 का % का गैस वर्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बाय एलिमिनेटिंग एन ऑप्शन, बाय चूजिंग द ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोल लॉजिक। तुक्का नहीं मारना है, प्योर लॉजिक यूज़ करना है किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं हम कि द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। देखिए क्या ये सही है? क्या ये सही हो सकता है? यहाँ हम एक लॉजिक ये लगा के देखते हैं कि क्या कोई बाहर की कन्वेंशन इंडिया के लेजिस्लेचर को डिक्टेट कर सकती है? ऑब्वियसली हम बाहर की कन्वेंशन के हिसाब से अपने इंडिया के जो लेजिस्लेचर है उसमें हम बाहर की कन्वेंशन के रूल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बाहर की कन्वेंशन के हिसाब से इंडिया में कोई लेजिस्लेशन बनाया गया हो। ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और दूसरी बात कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, ठीक है, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। इंडिया अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि हमें क्या रूल कब बनाने हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसकी वजह से ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड, ऑप्शन 3 रिमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में पूछा गया है। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर तो मैंने इंक्लूड किया है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन वेटलैंड। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ा सैलिन वेटलैंड है इंडिया का। कौन सी है? सांबर झील, सांबर लेक। इंडिया का सबसे बड़ा सैलिन वेटलैंड है सांबर लेक, जो कि इंडिया में है। यहाँ पर सॉल्ट प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, जो सॉल्ट हम और आप खाते हैं खाने में, वो एडिबल सॉल्ट। अगला क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द वेटलैंड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अब देखिए ये लॉजिकली आप इस क्वेश्चन को अगर सोल लॉजिक के बेसिस पर सॉल्व करेंगे तो ये स्टेटमेंट को आप रॉन्ग ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक फैक्ट है। गुजरात में जितने वेटलैंड्स हैं वो पूरे कंट्री के बाकी वेटलैंड्स का जो एरिया है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन इंडिया स्टेटमेंट 2 इन इंडिया द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स इज़ लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी फैक्चुअल है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसकी वजह से ये
ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता है ऑप्शन ए और डी। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं आंसर। तो ये फैक्चुअल हैं। इंडिया का जो इनलैंड वेटलैंड है, जो एरिया है, वो कोस्टल वेटलैंड एरिया से कहीं ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और, इंडिया का जो फिशरीज़ प्रोडक्शन है, ठीक है, इंडिया का जो फिशरीज़ प्रोडक्शन है वो इनलैंड इज़ मोर देन कोस्टल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि इनलैंड जो फिशरीज प्रोडक्शन है दैट इज़ मोर देन कोस्टल फिशरीज प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है, इफ़ ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज़ ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड व्हाट डज इट इम्प्लाई। इसका मतलब क्या होता है अगर मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में कोई वेटलैंड है तो अभी हमने डिस्कस किया कि दैट वेटलैंड इज़ फेसिंग सीरियस इकोलॉजिकल चैलेंजेस ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2014 में पूछा है, द साइंटिफिक व्यू इज़ दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। साइंटिफिक व्यू ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज बियॉन्ड 3 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। अगर ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि द टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स, कि जो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है वो नेट कार्बन सोर्स बन जाएगा। क्या ये सही है? ऑब्वियसली सही है। देखिए, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर क्या है कि जो लैंड है, ठीक है, लैंड में आ गया आपके कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स में आपने देखा होगा कि जहाँ पर ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है, सॉइल है, लैंड है, ठीक है, वहाँ से तो कार्बन का एमिशन हो ही रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फायर फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। अब फायर फ्रीक्वेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, कार्बन का एमिशन होगा। दूसरा एक और है कि जो फ्रोजन लैंड है वहाँ पे क्या है, परमाफ्रॉस्ट। ठीक, अब परमाफ्रॉस्ट में कुछ गैसेस हैं जो ट्रैप हैं, गैसेस हैं जो फ्रोजन हैं, ट्रैप हैं। जब ग्लोबल टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ेगा तो परमाफ्रॉस्ट भी मेल्ट होगी। अब यहाँ पे जो गैसेस ट्रैप हैं वो भी इमिट होंगी, तो इस वजह से नेट कार्बन का जो इमिशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टालिटी विल अकर। क्या ये होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने कोरल रीफ्स के लिए, कोरल्स के लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट क्या होता है, क्लियर वाटर, ठीक है, क्लियर वाटर, ब्रैकिश वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अराउंड 27 to 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना ही, मतलब 25 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक वेरी होता है, इतना रहना चाहिए। अब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी का टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, ठीक है, और सी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवेपोरेशन रेट बढ़ेगी, एवेपोरेशन रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर की सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो पानी ब्रैकिश है वो टोटल सलाइन में बदल जाएगा, टोटल जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, तो कोरल्स स्ट्रेस्ड होंगे, कोरल ब्लीचिंग होने लगेगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ग्लोबल वर्ल्ड में जितने वेटलैंड्स हैं वो टोटली डिसअपियर हो जाएंगे? भाई डिसअपियर कैसे हो जाएंगे? सारा कुछ रेगिस्तान थोड़ा ही बन जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। यस, वाटर लेवल विल राइज इन द सीज, इन द ओशंस, एंड जो फ्रोजन लैंड है, जो आइस है, ठीक है, जो आइस है, जो ग्लेशियर्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, वो ज़रूर मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन सारे वेटलैंड डिसअपियर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पर ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड। स्टेटमेंट 1 and 2 वी टोटल फाइंड आउट दैट दीज आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2010 में पूछा है, इंडिया इज ए पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन एंड हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी एरियाज एज रामसर साइट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एज टू हाउ वी शुड मेंटेन दीज साइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कन्वेंशन. अब इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने वेटलैंड्स को मेंटेन हमें करना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कन्वेंशन. लॉजिक के बेसिस पर ही इसको हम सॉल्व करेंगे. ये कोई बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, देखने में लग रहा होगा टफ है, लेकिन लॉजिक के बेसिस पर यूपीएससी के 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. सो पहला स्टेटमेंट है, कीप ऑल द साइट्स कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल टू मैन. क्या ये सही है? नहीं. क्या हम सारी साइट्स को कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल टू मैन कर सकते हैं? नहीं कर सकते. कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली. नो फिशिंग. ठीक है, नो फिशिंग, नो सेटलमेंट. ऐसा होता है क्या? नहीं. और इकोसिस्टम अप्रोच क्या होती है? कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच फॉर ए पीरियड विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन. with specific criteria and specific period for each side and then allow sustainable use of them by future generations. ये क्या कह रहे हैं कि किसी कुछ वेटलैंड्स को कुछ टाइम जैसे 100 साल 150 साल तक बिल्कुल एक्सप्लॉइट मत होने दो, कोई भी इंटरवेंशन मत करो, उसके बाद में फिर फ्यूचर यूज़ के लिए उसको रहने दो. क्या इस तरीके से सस्टेनेबल प्रिजर्वेशन होगा? नहीं हो पाएगा ना. आप भाई कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. बचा कौन सा स्टेटमेंट? डी, कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलाउ देयर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज. नेक्स्ट इज वेटलैंड इंटरनेशनल. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है, नॉन प्रॉफिट है, लाइक एनजीओ. तो ये क्या करती है कि इट वर्क्स टू रिस्टोर एंड सस्टेन वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल. ठीक है, ये वेटलैंड्स को कंजर्व एंड सस्टेन करने का काम करती है. बस आप इतना याद रखिए. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है, ये आप देख लीजिएगा. विद रेफरेंस टू ए कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड्स इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. नो, इट इज़ सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट बट इट इज़ नॉट ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग. ऑप्शन ए एंड सी आर एलिमिनेटेड. स्टेटमेंट 2 देखते हैं. इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज़ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज. यस, क्योंकि ये कंजर्वेशन एफर्ट्स में काम करती है, तो ये स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज स्प्रिंग इनिशिएटिव. अब देखिए, इसका पूरा नाम तो यही है, सपोर्ट सस्टेनेबल फाइनेंस पॉलिसी अलाइंड विद एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स. ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है कि ये इन्वेस्टर्स हैं. अब इनको कहीं इन्वेस्ट करना है. अब इनको इन्वेस्ट इस तरीके से करना चाहिए, कुछ रूल्स इस तरीके से बनाए जाएं कि इन्वेस्टर इकोनॉमिकल एंड सोशल गवर्नेंस के गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें. जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम से कम हो, है ना, एनर्जी एफिशिएंसी हो इनके प्रोजेक्ट्स में. कहीं ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को प्रमोट करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए स्प्रिंग इनिशिएटिव है. इट इज़ बैक्ड बाय UN बैक्ड नेटवर्क प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट. UN बैक्ड एक नेटवर्क है, प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है स्प्रिंग इनिशिएटिव. अब ये PRI क्या होते हैं? PRI आर UN backed, launched in 2006. They promote responsible investing by integrating environmental, social and governance factors into investment decisions. Key points क्या हैं? 5000 इसके signatories हैं total. It encourages ethical, sustainable investing, provides guidelines for ESG integration, influences global financial policies. इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे, मोटा मोटा आपको याद रखने की ज़रूरत है. कल को अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं या स्प्रिंग इनिशिएटिव क्या होता है, तो आपको इजीली याद आ सकता है और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है UN वाटर कमीशन. इट वाज फॉर्म्ड इन 1992. इट केम इन टू फोर्स इन 1992.
Its headquarters is in Helsinki. It is a legally binding treaty for sustainable management of transboundary water resources. Transboundary water resources like rivers, lakes, क्रॉस बॉर्डर लेक्स, ठीक है, जैसे यूएसए और कनाडा के बीच में ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है. वो प्रमोटिंग पीस, रीजनल इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. नेक्स्ट इज शैलो एक्विफर मैनेजमेंट. ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि तेलंगाना में अभी लॉन्च किया गया अंडर अमृत स्कीम. इट इज़ ए सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक. ये किसके लिए है? फॉर द अर्बन वाटर मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है कि ज़मीन में छोटे छोटे बोरवेल्स खोद दिए जाते हैं. अब इन बोरवेल्स की वजह से क्या होगा, जैसे ही रेन वाटर होगा, जैसे ही रेन होगी, इन बोरवेल्स की वजह से ये जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है. फिर इस ग्राउंड वाटर को हम यूज कर सकते हैं बाद में. तो ये क्या करता है, इट यूजेज सैलो बोरवेल्स टू पंप एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर्स. इट रेजेज वाटर टेबल्स ड्यूरिंग रेनफॉल. इट इज़ लिंक टू NAQUIM फॉर ग्राउंड वाटर मैपिंग एंड मैनेजमेंट. NAQUIM क्या है? NAQUIM है नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम. ये क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक्विफर्स हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, उनकी मैपिंग हो रही है. बस कहाँ कहाँ पे कौन सा वाटर रिजर्वायर है, कहाँ कहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है, उसकी मैपिंग हो रही है. नेक्स्ट इज प्लांकटन क्रैश. एक तो देखिए इसका नाम है प्लांकटन एंड क्रैश. प्लांकटन मीन्स फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स, क्रैश मीन्स धड़ाम हो जाना, मर जाना, स्ट्रेस्ड होना, ठीक है. तो व्हेन फाइटोप्लैंक्टन्स पॉपुलेशन सडनली डिक्लाइन, ऑफ्टन क्या रीजन्स हो सकते हैं इनके डिक्लाइन होने के? कि न्यूट्रिएंट्स की कमी, CO2 की कमी हो जाए ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ, सडन वाटर क्वालिटी चेंजेस, ठीक है. तो ये जब क्रैश हो जाते हैं, जब ये मरने लगते हैं, तो एक कलर छोड़ते हैं जो रेड कलर का मोस्टली होता है, अदर कलर भी हो सकता है. सो इट कैन लीड टू रेड टाइड्स एज पिगमेंट्स फ्रॉम डाइंग प्लांटन सेटल ऑन रॉक्स एंड सी फ्लोर. मतलब ये रेड कलर छोड़ते हैं तो उसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है या वाटर बॉडी है वो रेड कलर की हो जाती है, ठीक. तो नॉक्टिलोकास सिंटिलेंस, ए टाइप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, टर्न ए रेड कलर व्हेन इन लार्ज नंबर्स एक्सपीरियंस्ड ए क्रैश. तो आपको बस ये ध्यान रखना कि ये एक टाइप का फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है. फाइटोप्लैंक्टन्स अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि दे आर प्लांट्स लाइक बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है. ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के. अभी 3-4 साल पहले एक लोनार लेक एक एस्ट्रॉयड के हिट होने की वजह से वहाँ पे एक क्रेटर बन गया, वहाँ पे पानी जमा हो गया, तो वहाँ पे एक लेक बन गई लोनार में. लोनार लेक में रिसेंटली 3-4 साल पहले एक रेड टाइड क्रिएट हो गया था. एक रेड लेयर पूरी उसके ऊपर जम गई थी. उसको आप सर्च करके देखना तो आपको पता चलेगा. तो वो हुआ किस वजह से था? वो इसी वजह से हुआ था, प्लैंकटन क्रैश की वजह से. अब कुछ एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जैसे CO2 शॉर्टेज की वजह से प्लैंकटन कैसे क्रैश होता है. अब देखिए, प्लैंकटन इज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर. इट इज़ ए प्राइमरी प्रोड्यूसर लाइक प्लांट, ठीक है. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. अब ये किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस, ठीक. अब फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? CO2. जब CO2 कम हो जाएगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, अपना फूड नहीं बना पाएंगे, तो ये मरने लगेंगे. तो फाइटोप्लैंक्टन्स नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस. लो CO2 reduces their growth and survival. It leads to plankton crashes, disrupting marine food chains. It affects oxygen production as phytoplanktons create 50% of Earth's oxygen. अब ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं CO2 का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं बदले में? ऑक्सीजन. तो इसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी अफेक्ट होता है. अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? दे आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स इन ओशन, लेक्स एंड रिवर्स. They perform photosynthesis producing 50% of अर्थ ऑक्सीजन. मीन्स फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं अकेले अर्थ की जो ऑक्सीजन हर साल बनती है उसका 50% तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स ही बना देते हैं, ठीक है. हमें लगता है कि हम ट्री और फॉरेस्ट से ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है, नहीं. ओशंस एंड वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. दे फॉर्म द बेस ऑफ द एक्वेटिक फूड चेन सपोर्टिंग मरीन लाइफ.
देयर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड CO2। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया, इसको देख लेते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीज़न। अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब कोई भी प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है वो किसी भी फूड चेन का बेस होता है, ठीक है, फूड चेन का बेस होता है। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर सारे ख़त्म हो जाएंगे तो पूरा फूड चेन ख़त्म हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा। जैसे प्लांट्स अगर ख़त्म हो जाएं तो पूरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, किसी को फूड नहीं मिलेगा। तो अगर ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा इक्वेटिक इकोसिस्टम में। पहला स्टेटमेंट है, द ओशन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ओशन एज ए कार्बन सिंक एडवर्सली अफेक्ट होंगे। क्या ओशन कार्बन सिंक हैं? हाँ हैं। कार्बन को स्टोर करते हैं ओशन, किसकी वजह से? इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से, बिकॉज दे कन्वर्ट CO2 इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये CO2 को ट्रैप करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसकी वजह से ओशन एज ए कार्बन सिंक काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द फूड चेन्स इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, यस, बिकॉज दीज फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और किसी भी फूड चेन का प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर ख़त्म हो जाता है तो पूरी फूड चेन ख़त्म हो जाती है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब इसके बेसिस पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन B एंड C आर एलिमिनेटेड और रिमेनिंग आर ऑप्शन A एंड D। तो स्टेटमेंट 3 देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। क्या ऐसा हो सकता है? डेंसिटी पर किस किस का रिलेशन होता है? टेम्परेचर, सैलिनिटी, ठीक है। यही दो फैक्टर्स होते हैं जो ओशन की डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। और कुछ क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। 2011 में क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बट ए लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ। रिसेंटली ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसका बहुत सारा पार्ट लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है। क्यों? स्टेटमेंट 1, इट एस्केप्स इनटू आउटर स्ट्रेटोस्फीयर। क्या CO2 आउटर स्ट्रेटोस्फीयर में जा सकता है? नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि CO2 इज ए हैवी गैस, इसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। दोनों का जो एटॉमिक मास है दैट मेक्स इट ए हैवी गैस। इट कैन नॉट गो अबव सर्टेन हाइट, अबव सर्टेन ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। द फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशंस। क्या ओशन के फाइटोप्लैंक्टन्स के फोटोसिंथेसिस की वजह से लोअर एटमॉस्फेयर में CO2 जो है वो कम हो जाती है? हाँ बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस किया कि फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, स्टेटमेंट 1 गलत था तो ऑप्शन A एलिमिनेट हो गया, स्टेटमेंट 2 सही है तो ऑप्शन D एलिमिनेट हो गया। अब बचा कौन सा? B और C। अब हम थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स। तो क्या एयर पोलर आइस कैप्स में ट्रैप होती है? हाँ होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और आइस की, आपको पता है कि आइस की जो डेंसिटी होती है दैट इज़ लोअर देन वाटर, ठीक है। आइस वाटर पे तैरती है कि नहीं तैरती है? आइस की डेंसिटी जो होती है दैट इज़ लोअर देन वाटर। अब वाटर से आइस की डेंसिटी कम है, क्यों? क्योंकि आइस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बीच बीच में एयर को ट्रैप हो गई है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर ट्रैप हो गई है, इस वजह से आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी कम है पानी से। तो अब एयर ट्रैप है तो एयर में सारी गैसेस होंगी, CO2 भी होगी, O2 भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी और सारी गैसेस भी होंगी। तो स्टेटमेंट जो 3 है वो सही है। तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट हियर। तो देखिए कितना लॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ मैंने इंक्लूड कर लिया है बिकॉज वार्म एंड ओशनिक करंट्स मीट, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स मीट, इन एरिया में सबसे बड़े फिशिंग रीजन्स होते हैं। प्लैंकटन्स देखिए कैसे काम करते हैं, इस इमेज में दिखाया गया है कि जो फाइटोप्लैंकटन्स हैं दे डू फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक है। इनको फिर जू प्लैंकटन्स खाते हैं, फिर जू प्लैंकटन्स को ये छोटी छोटी फिश खाती हैं, फिर छोटी फिश को बड़ी फिश खाती हैं। इस तरीके से पूरा एक्वेटिक फूड चेन चलती रहती है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इस लेक्चर के PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप अपना स्टैटिक पोर्शन अच्छे से रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि उसी से आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। इस क्लास को अपलोड होने में थोड़ा डिले हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। अब से हम रेगुलरली क्लास को अपलोड करेंगे और मार्च एंड तक मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूँ विद रिविजन ऑफ ए वास्ट पोर्शंस ऑफ स्टैटिक। ठीक है, थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।